गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कल आप लोग का थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बहुत लो था, जिसके लिए हमें अपार खेद है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लास्ट में बहुत अच्छा से सिखाए हुए थे, तो आप लोग सीख ही गए होंगे। आज हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए कहां पे? डॉट प्रोडक्ट में सीखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज उसका प्रॉब्लम भी बताएंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। इसीलिए आप लोग आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना भी फ्रेंड है सबके पास शेयर कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड को मालूम हो जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर थीटा हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो। अगर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। वही चीज हम लोग लिखे हैं कि अगर थीटा एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर थीटा हो, उसको इस तरह लिखा जाता है। इसको बोला जाता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसको क्या हम लोग माने हैं? थीटा माने हैं। यानी अगर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो। पहला है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0 देन थीटा इज एक्यूट। एक्यूट मतलब समझते हैं, जिसको न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट मतलब क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं? वैसा कोण जो 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, उसी को न्यून कोण कहा जाता है। कितना आदमी कहते हैं हिंदी नहीं बोलते हैं, तो हिंदी सुन लीजिए। एक्यूट मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है? कि वैसा कोण जो कि 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज एक्यूट। ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज थीटा इज एक्यूट। और ऐसे जब लगा दीजिएगा, इसका मतलब फॉर एवर हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है सीखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से बड़ा हो तो थीटा एक्यूट कहलाता है। या थीटा अगर एक्यूट है, इसका मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से बड़ा है। यानी दोनों तरफ से मीनिंग हो गया कि ए डॉट बी अगर 0 से बड़ा हो तो थीटा एक्यूट होगा, या थीटा अगर एक्यूट है इसका मतलब है कि ए डॉट बी 0 से बड़ा है। इसीलिए दोनों साइड से ऐसा लिखा लगाया जाता है, फॉर एवर का साइन दिया जाता है। यानी इसका मतलब इतना और इसका मतलब इतना, यानी इसके बराबर ई और इसके बराबर ये हो गया। यानी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 से बड़ा हो तो थीटा एक्यूट होगा। यानी या अगर थीटा एक्यूट होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम करके सिखाते हैं, सीखिएगा। एक्सप्लेनेशन करके हम लोग सिखाते हैं। क्या दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये 0 से बड़ा है, ये चीज दिया है। और आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा 0 से क्या है? बड़ा है। क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है। यानी ए बी कॉस थीटा 0 से बड़ा हो गया। आप प्रत्येक टर्म में ए बी से डिवाइड करेंगे, यानी ए बी कॉस थीटा अपॉन ए बी ग्रेटर देन 0 बाय ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा 0 से बड़ा हो गया। मतलब समझे आप लोग? यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 से बड़ा है।
इसका मतलब समझे, ए डॉट बी का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा 0 से बड़ा है। अब प्रत्येक टर्म में ए बी से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब यह हुआ कि कॉस थीटा 0 से बड़ा है। और आप लोग जानते हैं कि थीटा का जो मान होता है, थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर, पाई से छोटा या बराबर, यानी थीटा का मान 0 से पाई तक होता है। थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन पाई से छोटा या बराबर होता है, यानी थीटा का मान हमेशा 0 से पाई तक होता है। तो क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग बहुत अच्छा तरह जानते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कहलाता है। आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपका ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये क्या हुआ पाई। और आप लोग जानते हैं कि थीटा का मान आप लोग जानते हैं, यही आपका 3π/2 हो गया, और फिर आगे चल के ये 2π हो जाएगा, फिर ये 5π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान आप लोग जानते हैं कि 0 से पाई तक होता है, यानी एंगल जो होता है 0 से पाई तक होता है। 0 से पाई तक में दो क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट और सेकंड, दो ही क्वाड्रेंट आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव मतलब समझे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारा फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। तो बताइए कि हमको थर्ड और फोर्थ से तो कोई लेना देना नहीं है, हमको थर्ड और फोर्थ से कोई लेना देना नहीं है। कहिएगा क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि एंगल आपको हम सिखाए हैं कि 0 से पाई तक ही होता है, 0 से पाई तक ही होता है बाबू। और बताइए कि 0 से पाई तक में फर्स्ट घर में सब पॉजिटिव है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारा पॉजिटिव है, लेकिन सेकेंड घर साइन और कॉसेक का है, यानी सेकेंड घर में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव सेकेंड घर में नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड घर साइन और कॉसेक का है, कॉस और सेक का घर फोर्थ है। लेकिन फर्स्ट ऐसा घर है जिसमें सारा पॉजिटिव होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट घर में। फर्स्ट घर में क्या होता है बच्चों? सारा पॉजिटिव होता है, सारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट घर में। तो बताइए कि कॉस थीटा 0 से बड़ा है, कॉस 0 से बड़ा है मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव की निगेटिव, ये बताइए। कॉस 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा का अर्थ पॉजिटिव होता है बच्चों, तो फोर पॉजिटिव फोर्थ में कॉस होगा और फर्स्ट में होगा, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव होगा और फोर्थ में होगा। लेकिन फोर्थ में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? फोर्थ में 270 से बड़ा एंगल होता है, और जबकि दिया है कि इसमें दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो हमेशा 0 से पाई तक ही होता है, तो फोर्थ में तो नहीं जा सकते हैं, यानी फोर्थ का काम खत्म हो गया कॉस का। आप थर्ड में तो घुस नहीं सकता है, टेन कॉट का घर है, सेकेंड में तो जा नहीं सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कॉसेक का घर है। अब बताइए, ये भी उसको ठुकरा दिया, इस घर में जा नहीं सकता है क्योंकि एंगल 270 से बड़ा होता है, जबकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई तक ही होता है, तो इसमें भी नहीं जा सकता। ये टेन कॉट का घर है, 180 से बड़ा एंगल होता है, इसमें तो जाएगा नहीं, साइन और कॉसेक का घर है, तो बेचारा का दुइये को घर था, एक घर उजड़िए गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? 0 से π/2 होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कॉस थीटा पॉजिटिव अब किस घर में हो गया बताओ? फोर्थ में तो जा नहीं सकता है क्योंकि एंगल 0 से पाई तक ही होता है, यानी 0 से पाई तक ही लेना है, तो फोर्थ क्या होता है? 270 से बड़ा होता है, यानी 180 को छोड़िए 217 से बड़ा है, तो फोर्थ में तो जा नहीं सकता है। लेकिन फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव, यानी कॉस पॉजिटिव कहां होगा बताओ?
0 से π/2 तक होगा। अच्छा पाई तक क्यों नहीं होगा? क्योंकि π/2 से पाई साइन और कॉसेक का घर है और 0 से π/2 सब पॉजिटिव, साइन कॉस सब पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा? कॉस थीटा अगर 0 से बड़ा है दैट मींस थीटा का मान कहां से कहां तक होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0 से बड़ा π/2 से छोटा, यानी cos थीटा पॉजिटिव किस घर में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। अब बताइए कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्यूट हुआ और यही चीज आपको वेरीफाई करके दिखाना, ठीक है, यही चीज आपको वेरीफाई करके दिखाना। इसको अगर ऐसा कर दीजिए तो इसका मतलब हुआ कि इतना के बदले इतना तो इतना के बदले इतना, सेम चीज हो गया। यानी इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये, दोनों साइड से कर दिए, इसका मतलब यही हुआ, फोर एवर दे दिए। अब आप लोग समझ गए होंगे, बोलिएगा सर cos थीटा 0 से बड़ा, फोर्थ में भी तो होता है, फोर्थ भी तो कॉसेक का घर है, अपने घर में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में क्यों नहीं गए? क्योंकि बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल हो है वो 0 से पाई तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक होता है। और फोर्थ में जाएंगे तो ये तो पाई से बड़ा हो जाएगा, 270 से बड़ा होता है फोर्थ में। तो आपको तो 0 से 180 तक जाना है, तो 270 से बड़ा कैसे जाएंगे? ये संभव नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट घर में सब पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, या तो फोर्थ में या तो फर्स्ट में। चूंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव तो फोर्थ में तो जा नहीं सकते हैं, चूंकि एंगल 0 से पाई तक ही होता है, तो फोर्थ में तो हम जा नहीं सकते हैं, इसीलिए इस घर में पॉजिटिव हुआ। और ये घर में क्या होता है? तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और 0 से बड़ा एंगल हो 90 से छोटा एंगल हो उसी को एक्यूट एंगल कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। और अब हमें उम्मीद है कि आप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, और बहुत अच्छा से समझ गए होंगे तो सब आदमी एक एक थंब दे दीजिए खतरनाक ढंग से, उतारिए। चलिए अगला भी हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लेंगे। सेकेंड में हम लोग चलते हैं, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 से छोटा हो, थीटा इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, एक्यूट मतलब न्यून कोण, ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण। लिख लीजिए, ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 से छोटा हो, वो 0 से बड़ा था, अगर 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो? छोटा हो, तो 0 से छोटा हो तो थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूस कहलाएगा, यानी अधिक कोण कहलाएगा थीटा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट अगर 0 से छोटा हो उस केस में थीटा ऑब्ट्यूस कहलाएगा। या अगर थीटा ऑब्ट्यूस हो, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है कि थीटा अगर ऑब्ट्यूस हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से छोटा होगा। ये फोर एवर का अर्थ समझा देते हैं। फोर एवर का अर्थ ये हुआ, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से छोटा हो तो थीटा ऑब्ट्यूस होगा, अधिक कोण होगा। और थीटा अगर अधिक कोण होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से छोटा होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरह से जो कहने का तरीका हुआ, इसीलिए इसको फोर एवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर एवर, मतलब इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये, इसका फोर एवर साइन हुआ। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से अगर छोटा हो तो थीटा ऑब्ट्यूस होगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूस होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से छोटा होगा। ऑब्ट्यूस मतलब बच्चों अधिक कोण होता है, एक्यूट मतलब बच्चों न्यून कोण होता है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग बहुत होशियार और काबिल भी, ये हमें पूरा विश्वास है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से छोटा,
बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा 0 से छोटा। आप प्रत्येक टर्म में ए बी से डिवाइड कर देते हैं। प्रत्येक टर्म में किससे डिवाइड कर देते हैं? ए बी से। अब ए बी कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा छोटा है 0 बटे ए बी 0, यानी कॉस थीटा 0 से छोटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 0 से छोटा मतलब समझते हैं नेगेटिव। कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? तो बता देते हैं क्वाड्रेंट बना के फिर से। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ, ये आपका थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव मतलब क्या समझे? साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं कि थीटा का मान दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 0 से पाई तक होता है, इतना बात ज्ञान आपको है। सेकेंड घर साइन और कॉसेक का है, थर्ड घर टेन और कॉट का है, और फोर्थ घर कॉस और सेक का है। तो हमको ये बताइए कि फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, अब फोर्थ में भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां निगेटिव का कह रहा है। कॉस थीटा 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो कॉस निगेटिव थर्ड में होता है, अपने घर में पॉजिटिव, यानी ये दोनों घर में पॉजिटिव होगा और ये दोनों घर में निगेटिव होगा। तो बताइए ये घर में जा सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं जा सकते हैं ये बताइए? टेन कॉट वाले घर में नहीं जा सकते हैं, टेन कॉट घर में नहीं आ सकते, इस घर में निगेटिव होगा, लेकिन इस घर में आ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं जानते हैं बच्चों? क्योंकि एंगल 0 से पाई तक ही होता है, ये घर पाई के बाहर है। जब भी जाना है थीटा का मान 0 से पाई तक ही जाना है। तो बताइए 0 से पाई तक ही अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट इस घर में तो पॉजिटिव है कॉस थीटा, तो इस घर में क्या है? कॉस थीटा निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि ये घर साइन और कॉसेक का घर है, और ये घर कहां से कहां तक होता है? पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा होता है, यानी इस घर में पाई बाय 2 से पाई तक होता है, यानी कॉस थीटा 0 तब होगा जबकि थीटा का मान पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा, और पाई बाय 2 मतलब ही होता है 90, 90 से बड़ा 180 से छोटा, और इसी को अधिक कोण कहा जाता है। क्योंकि वैसा कोण जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, इसी को क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस, जिसको अधिक कोण हम लोग कहते हैं। यही चीज वेरीफाई करके दिखाना है, यानी इसके बराबर इतना तो इसके बराबर इतना। बहुत हल्का है। आप कहिएगा सर यही क्यों दिए? क्योंकि बेटा कॉस थीटा का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मींस नेगेटिव, यानी कॉस थीटा नेगेटिव, लेकिन थीटा जब भी होगा 0 से पाई तक ही होता, इधर नहीं जाते हैं। निगेटिव तो इसमें भी होगा लेकिन इधर नहीं घुसते हैं। एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से पाई तक ही होता है। तो फर्स्ट घर में तो पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव है। सेकेंड घर साइन और कॉसेक का है, तो इसमें कॉस क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। चूंकि कॉस पॉजिटिव होगा इस घर में, इस घर में, अपने घर में। अब पहला क्वाड्रेंट में सब अपने घर में, और फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव। अपने घर में फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन फोर्थ तो पॉजिटिव का तो बात नहीं है, यहाँ निगेटिव का बात है। तो पॉजिटिव में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों लिए? जो कि एंगल 0 से पाई तक ही होता है, इधर नहीं जाना है, यानी इसको आप लोग मिटा ही दीजिए। तो बताइए कॉस पॉजिटिव किस में होगा? तो फर्स्ट में। निगेटिव किस में होगा? सेकेंड में, क्योंकि यहां से यहां तक ही घुसना है। निगेटिव सेकेंड में इसलिए होगा क्योंकि सेकेंड साइन और कॉसेक का घर है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से बड़ा 90 से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा 180 से छोटा, और इसी को वैसा कोण जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, उसी को ऑब्ट्यूस कहते हैं। ठीक है, यही चीज प्रूव करके दिखाना है। और अगर आप अच्छा तरह से समझ गए हैं, एक एक थंब सवाल में दे दीजिए। एंगल 0 से पाई तक ही होता है, इस घर में सब पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, लेकिन इस घर में कॉस निगेटिव होगा क्योंकि ये घर साइन और कॉस से है। और अब हमें उम्मीद है कि आप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे
सब आदमी एक एक थंब दे दीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा हम लोग लेते हैं इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, दिस इंप्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/2। तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल π/2 होगा, यानी थीटा का मान π/2 होगा। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर π/2। चलिए इसको भी आप लोग को दिखाते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए बी कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा 0 के बराबर हो गया। तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 0/AB। अब बताइए 0/AB का रिजल्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर अगर 0 हो तो कॉस थीटा बराबर 0 के बदले में कॉस 90 लिख सकते हैं, और 90 को ही क्या कहा जाता है? π/2। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर π/2। देखिए यही चीज प्रूव करके दिखाना। थीटा बराबर क्या होगा? π/2। हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल कहलाता है, यानी दोनों के बीच अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बने, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑर्थोगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थोगोनल। कभी कल प्रूव करने के लिए देगा कि ऑर्थोगोनल है, तो दोनों का डॉट निकाल दीजिएगा, 0 हो जाएगा, दैट मींस ऑर्थोगोनल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए। चलिए चौथा में हम लोग चलते हैं। आज वीडियो क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिल रहा होगा, बहुत अच्छा, बहाना नहीं मारिएगा। चौथा में हम लोग चलते हैं। चौथा कॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी के बदले में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए के बदले में और बी के बदले में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी कहा जाता है। बताइए यहां पे थीटा बराबर क्या होगा? बताइए कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी भी कहा जाता है। तो इस कंडीशन में भी थीटा का मान आपको हम निकालने के लिए सिखा दिए। पांचवा है इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, अगर ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर है तो बताइए कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर क्या होगा? बताइए
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही ए कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को ही बी कहा जाता है। इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप कॉस थीटा। आप बताइए ए कैप डॉट बी कैप बराबर हो जाएगा ए कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बी कैप भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए कैप डॉट बी कैप। बताइए थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बेहतरीन तरीके से। चलिए सभी आदमी एक एक थंब दे दीजिए, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम में, चलते हैं अब हम लोग प्रॉब्लम में चलते हैं, यानी एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछा गया प्रॉब्लम है, प्लस एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है। एंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। पहला प्रॉब्लम है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर A and वेक्टर B with magnitude √3 and 2 respectively having A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर √6। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का। क्या कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब क्या होता है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल मतलब एंगल निकालिए बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को इस तरह डिनोट किया जाता है, यानी इसका मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसका एंगल को इस तरह डिनोट किया जाता है, इसको थीटा मान लेंगे। मान लिए। अब कहता है विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड √2 फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 और 2 है क्रमशः, यानी इसका मतलब है रिस्पेक्टिवली, मतलब हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है,
यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6 है। ठीक है, इतना आपको दिया गया है। कहता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, या आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये बात आप लोग जानते हैं। चूंकि ए को ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है और बी को ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कहा जाता है। बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बताइए √6 बाय 2√3 हो जाएगा, और √6 को √3 गुना √2 लिख सकते हैं। बाय क्या होगा, 2 को आप लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं, इंटू √3 हो गया, √3 कटेगा, √2 कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि cos थीटा का मान कितना हो गया भाई, 1/√2 हो गया, और cos थीटा बराबर 1/√2 cos 45 का मान होता है, और 45 को रेडियन में π/4 कहा जाता है, यानी थीटा का मान π/4 हो गया। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा माने थे, थीटा का मान कितना हुआ, π/4। यही रिजल्ट हो गया। कितना हल्का है, ठीक है, बहुत हल्का है। आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल, वाह, बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का उतार लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग अभी बता रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ two vectors vector A and vector B having the same magnitude, same magnitude and such that the angle between them is 60 degree, them is 60 degree, is 60 degree, and their scalar product is half। अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन पहले अगर समझ लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिसका सेम परिमाण हो, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है।
और ये चीज दे दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, और ये चीज दे दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, दोनों का परिमाण समान है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है और कहता है कि दोनों का परिमाण समान है। मतलब ये हुआ कि जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है उतना ही वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड का अर्थ यही होता है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग x मान लिए। मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको x मान लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, और उसी को हम लोग x मान लिए। क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब क्या कहता है, सच दैट देयर एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन देम आप ही बताइए कि एगो वेक्टर ए है और एक तो वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं बताए थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, सॉरी मिस्टेक हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी इसको इस तरह लिखा जाता है, वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा और इसी को का मान कितना है, 60 डिग्री है। मिस्टेक हो गया था, बहुत बड़ा बोलते बोलते मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यानी ये दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना, उसी को थीटा कहते हैं, 60 डिग्री। और क्या दिया है, देयर स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, हाफ दिया है। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हाफ दिया है। दैट मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसका मान हाफ दिया है। कहता है दोनों का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्या कहता है, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। ये कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हम लोग x मान लिए। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल को थीटा कहते हैं, थीटा का मान 60 डिग्री है। देखिए तभी बोलने में हम लोग से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं वो हाफ दिया है। अब कहता है x का मान निकालने के लिए आप लोग cos थीटा बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखेंगे, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, इतना हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या सब दिया है, थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री, a डॉट b का मान हाफ दिया है। देखिए a डॉट b का मान कितना दिया है, हाफ। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड चूंकि समान है, a का भी मैग्नीट्यूड x b का भी मैग्नीट्यूड x हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा cos 60 डिग्री का मान, चूंकि थीटा का मान 60 था, दोनों का डॉट स्केलर प्रोडक्ट हाफ था, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था, यानी एक्स एक्स हो जाएगा, और cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 हो गया। और आप लोग माने थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मान x, रिजल्ट 1 हो गया। x का मान चूंकि कितना है 1। अच्छा कोई कहेगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो सर x बराबर +-1 आप प्लस लिए हैं लेकिन माइनस क्यों नहीं लिए हैं, +-1 क्यों नहीं लिखे हैं, ये बताइए सर।
इसलिए बाबू ये नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं, इसका रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड कहता है निकालने के लिए, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग -1 नहीं दिए हैं, +1 दिए हैं। क्यों भाई? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए कितना आसान था, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। हल्का इसलिए लिया लगा चूंकि एक एक स्टेप इसको हम समझा दिए, एक्सप्लेनेशन कर लिए, उतर लीजिए, बहुत हल्का। चलिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है, साले कि 2 नंबर का सवाल है। मिला लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि 2 नंबर हम अपना सीरियली दिए, ऐसा नहीं कि चैप्टर का भी 2 नंबर। तीसरा है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट थ्री ए वेक्टर -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका डॉट करना है, और डॉट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीखे। और एक बात आप लोग जानते हैं, कान खोल के सुन लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ए वेक्टर का ही स्क्वायर को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहा जाता है। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी कहा जाता है। इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी कहा जाता है। इसी को ए स्क्वायर भी कहा जाता है। इसी को ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए वैल्यू निकालना है, यानी 3a वेक्टर -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका डॉट निकालना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 3a वेक्टर को 2a वेक्टर के साथ जब डॉट करेंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 6 3 दूना 6, और a वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसी को ए स्क्वायर कहा जाता है। या पहले वेक्टर ए का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देखिए ए स्क्वायर है कि नहीं, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर लिखेंगे। 3 को 5 से डॉट करना है, 3a को 5 से डॉट करना है, सॉरी यहां 5b वेक्टर होगा, 5b वेक्टर, यहां भी होगा 5b वेक्टर। चलिए, यानी 3a वेक्टर को 5b वेक्टर से डॉट करना है, 15a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख दिए। चूंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 3 5 15 हो गया, देख लीजिए 3 5 15, इसको इससे इसको इससे, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी रिजल्ट हो जाएगा 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और 5 गुना 5, अब इसको इससे किए, इसको इससे कीजिए, 5 गुना 5 क्या होगा 25, बी स्क्वायर कहिए या बी वेक्टर का स्क्वायर कहिए, बी डॉट बी, तो जब ए डॉट ए स्क्वायर हुआ तो बी डॉट बी भी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब रिजल्ट आ जाएगा 6a स्क्वायर -25b स्क्वायर। और एक बात आपको मालूम है कि जितना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है उतना ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो बताइए 15 और 10 क्या होगा 25, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहिए या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहिए, बात तो बराबर है। अब देखिए रिजल्ट आपका आ जाएगा कि 6a स्क्वायर -25b स्क्वायर, यही 25 को यहां लाए हैं, माइनस क्या होगा बताइए 25, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला आप लोग ए बी कॉस थीटा जानते हैं,
बस इतना ही काम करना है, बहुत हल्का है। याद रखिएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के रिजल्ट के बराबर होता है, यानी जितना ए डॉट बी उतना ही बी डॉट ए। ये पीछे भी आपको हम बताए हुए हैं, यही रिजल्ट हो गया। यही आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं 3 नंबर के बाद 4 नंबर में। तीन नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर if a vector plus b vector dot a vector minus b vector बराबर 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कंडीशन दिया है। यानी ये दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपको दिया गया है। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दोनों का मान निकालना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इसका मान ज्ञात करना है। और इट इज गिवन, यह दिया गया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या आप लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, यानी ए बराबर 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और कंडीशन दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिया है। और इसका रिजल्ट आप लोग को बताए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, याद होगा नहीं बताए हैं कि ए वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट करेंगे, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर कहा जाता है। ए वेक्टर को बी वेक्टर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर को ए वेक्टर से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और प्लस माइनस माइनस हो गया, वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। और जितना ए डॉट बी का मान होता है उतना ही बी डॉट ए का भी मान होता है, ये कट जाएगा। और ए वेक्टर का स्क्वायर को ही ए स्क्वायर भी कहा जाता है, जानते हैं आप लोग। और बी वेक्टर का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब बताओ ए का मान दिया गया है, कितना दिया है बताओ? ए का मान 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया है। ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि ए वेक्टर का मान 8 गुना बी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही 8 कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को बी, यानी ए बराबर 8b। ए का मान 8b धर दीजिएगा माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, बराबर में क्या दिया है? 8, बराबर में 8 दिया है। अब रिजल्ट हो जाएगा 64b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, यानी रिजल्ट हो जाएगा 63b स्क्वायर, 64b स्क्वायर में बी स्क्वायर घटाइए बराबर 8 हो जाएगा।
बी स्क्वायर बराबर 8/63 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर बराबर 8/63 यानी बी बराबर हो जाएगा √8/63 और बी को ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कहा जाता है। √8/63 यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया बताइए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया आपको √8/63। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर ये दिया गया है आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर दिया है, यहां पे कंडीशन में दिया है 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर नहीं दिया है। आप बताइए 8 गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर √8/63 हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा। बहुत हल्का सवाल था। ये बात हमेशा ध्यान चित्त में रखिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही ए कहलाता है, उसी तरह वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड बी कहलाता है और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ही ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसी को ए वेक्टर का स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसी को ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, उत्तर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चार नंबर के बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर के बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 के बराबर है एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये भी 0 के बराबर है, व्हाट कैन बी कंक्लूड about the vector b इसका हिंदी पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए अगर 0 के बराबर है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 के बराबर है, व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। लिख लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, तो वेक्टर बी के बारे में इसका हिंदी लिखिए। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, लिखे। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, लिखे। इसका हिंदी ऊपर वाले का नहीं, इसका हिंदी, ऊपर वाले का हिंदी लिख ले, इसका हिंदी। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो वेक्टर बी के बारे में लिखेंगे इट इज गिवन, यह दिया है। क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यानी अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो बी वेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। यह दिया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 है, तो बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब हुआ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये 0 है, यानी आपका ए स्क्वायर 0 के बराबर है। ए स्क्वायर अगर 0 है तो ए का मान क्या होगा, √0। ए का मान क्या होगा,
रूट अंडर जीरो, यानी ए का मान जीरो हो जाएगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। सब आदमी जानते हैं, भारतवर्ष का सब आदमी, कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा जीरो, यहां पे ए का मान क्या दिया है, जीरो, यानी जीरो इंटू बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जीरो। चूंकि ए का मान यहां से जीरो निकल गया, यानी आपका जीरो इक्वल टू जीरो। क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो के बराबर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा हो गया। ए बी कॉस थीटा, ए अगर जीरो के बराबर है तो वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी कोई भी वेक्टर होगा तो भी उसका डॉट किसके बराबर होगा, जीरो। यानी वेक्टर बी कैसा भी वेक्टर होगा तो उसका मान क्या होगा, वेक्टर बी क्या होगा। वेक्टर बी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो वेक्टर बी क्या है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, वेक्टर बी कोई भी वेक्टर होगा। तो दोनों का डॉट जब ए का मान जीरो पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। यानी जीरो इंटू बी कॉस थीटा बराबर जीरो, तो वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, वेक्टर बी कोई वेक्टर है, तब ना उसका डॉट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो वेक्टर बी क्या है, कोई वेक्टर है, यही होगा, यही कहना चाहते हैं। चूंकि ए का मान जीरो तो जीरो गुना बी कॉस थीटा जीरो। तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वेक्टर बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। उतार लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइव नंबर के बाद है 6 नंबर क्वेश्चन। इफ आइदर वेक्टर ए बराबर जीरो और वेक्टर बी बराबर जीरो, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा। ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, not be true, justify your answer with an example। एक एग्जाम्पल के द्वारा जस्टिफाई कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर जीरो है, यानी अगर वेक्टर ए जीरो के बराबर है या वेक्टर बी जीरो के बराबर है, तभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा। ठीक है, इसका एक उल्टा एग्जाम्पल दीजिए, मतलब क्या समझे, यानी ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां की वेक्टर ए भी जीरो के बराबर नहीं हो, वेक्टर बी भी जीरो के बराबर नहीं हो, लेकिन दोनों का डॉट किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। दोनों का डॉट किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कहता है जीरो, जीरो डॉट ए वेक्टर बराबर जीरो इफ वेक्टर बी बराबर जीरो हो। जहां की वेक्टर बी किसके बराबर हो, बताओ, जीरो के बराबर हो, बराबर
जीरो डॉट बी वेक्टर, यानी जीरो डॉट बी वेक्टर बराबर जीरो इफ वेक्टर ए बराबर जीरो हो। यानी आपका क्वेश्चन ये कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो तभी होगा जब वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, या अगर वेक्टर ए जीरो हो वेक्टर बी जीरो हो तभी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा। ठीक है, इसका विपरीत एक एग्जांपल दीजिए। विपरीत एग्जांपल देने का अर्थ यह होता है कि वेक्टर ए भी जीरो नहीं हो वेक्टर बी भी जीरो नहीं हो लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो। बट इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए भी जीरो नहीं हो और वेक्टर बी भी जीरो नहीं हो। इसका एक एग्जांपल देना था, तो हम लोग मान लेंगे लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप और वेक्टर बी बराबर जे कैप मान लिए, या आई वेक्टर आई कैप जे कैप हम लोग मान लिए। और 3D ज्योमेट्री में आप जानते हैं यही एक्स एक्सिस, यही वाई एक्सिस और यही जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लिया जाता है उसको जे कैप कहते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर को आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है के कैप कहते हैं। यानी आई कैप, जे कैप, के कैप को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर को आई कैप, बी वेक्टर को जे कैप कहेंगे। और बताइए आई और जे के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आई वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप, और इसका रिजल्ट क्या हुआ बताओ? आई जे कॉस कितना डिग्री? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, आई कैप डॉट जे कैप आई जे कॉस थीटा। थीटा आई और जे के बीच कितना डिग्री? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री हो गया। यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, कॉस 90 का मान 0, रिजल्ट क्या होगा? 0। देखिए यहां वेक्टर ए जीरो के बराबर नहीं है, ए वेक्टर जीरो के बराबर नहीं है, बी वेक्टर जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का डॉट देखिए जीरो के बराबर आया कि नहीं आया। यही एग्जांपल देना था, बहुत हल्का। क्या कहता फिर समझिए कि वेक्टर ए जीरो के बराबर हो, वेक्टर बी जीरो के बराबर हो, तभी दोनों का डॉट जीरो होगा। इसका एक उल्टा एग्जाम्पल लिखिए, मतलब वहां वेक्टर ए भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए। इसीलिए वेक्टर ए को आई मान लिए, वेक्टर बी को जे मान लिए। आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप रहता है, और आई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए आई डॉट जे क्या होगा? आई जे कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। इस केस में देखिए वेक्टर ए भी जीरो नहीं है, आई है ना, जीरो नहीं है, वेक्टर बी भी जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। यही एक एग्जांपल आपको लिखना था। यानी क्या कहता था कि वेक्टर ए जीरो नहीं हो, वेक्टर बी जीरो नहीं हो, लेकिन दोनों का डॉट जीरो हो। क्या ये सभी जगह लागू होता है? लेकिन ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, इसका उल्टा एग्जाम्पल दीजिए। ये कंडीशन का उल्टा एग्जाम्पल देना, यानी ये जो कंडीशन है उसका उल्टा देना है कि वेक्टर ए भी जीरो नहीं हो, वेक्टर बी भी जीरो नहीं हो, लेकिन दोनों का डॉट क्या हो? जीरो के बराबर। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो अगर वेक्टर बी जीरो हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो हो अगर वेक्टर ए जीरो हो, या तो वेक्टर ए जीरो हो या तो वेक्टर बी जीरो हो, तभी दोनों का डॉट जीरो होगा। इसका एक विपरीत एग्जांपल दीजिए। वही एग्जांपल दिए हैं, बहुत हल्का, उतार लीजिए।
चलिए, छठा के बाद हम लोग चलते हैं सातवां में। छठा के बाद हम लोग चलते हैं सातवां में। सातवां में हम लोग चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बराबर 3 एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर पर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर। यानी दिखाई अगर नहीं पड़ेगा तो ऐसे लिखिएगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर, यही सेम चीज है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, यानी इसका परिमाण आपको ज्ञात करके दिखाना है। इसका आपको परिमाण ज्ञात करके दिखाना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या सब दिया है। एगो बात आपको बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर लिखा रहेगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट 0 के बराबर होगा। कहीं भी आपको अगर लिख दे कि बोलिए सर कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर, इसका मतलब यह हुआ कि बी डॉट सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बहुत हल्का है। कहीं लिखा रहेगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर, मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। बहुत हल्का है। कहीं लिखा रहेगा कि बताइए सर ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर, ऐसा अगर दे देगा मतलब क्या समझे कि यही ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डॉट 0 के बराबर होगा। यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर के स्थान पे डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कहीं आपको अगर दे देगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर पर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट, यानी दोनों का डॉट 0, परपेंडिकुलर मतलब डॉट, दोनों का डॉट 0, परपेंडिकुलर मतलब डॉट। इसको थोड़ा सा नोट्स कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है लिखेंगे, इट इज गिवन, यह दिया है, क्या सब दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बराबर 3, और क्या दिया है, ये दोनों सेम है। ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, मतलब क्या समझे
कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी ये किसके बराबर है, 0। अब क्या है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी प्लस ए पर, यानी बी वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट सी प्लस ए किसके बराबर, 0। सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर, यानी सी डॉट ए प्लस बी किसके बराबर है, 0। यानी परपेंडिकुलर मतलब डॉट, इसको उतार देते हैं 0 के बराबर करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। अब ए वेक्टर को ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट कीजिए, क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को सी वेक्टर से, यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। पहला समीकरण आ गया, इसको इसके साथ डॉट किए, इसको इसके साथ डॉट किए। हमें पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बी वेक्टर को सी वेक्टर से डॉट कीजिए तो बी डॉट सी हो जाएगा, बी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट कीजिए, बी डॉट ए हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 0। यही सेकेंड नंबर समीकरण है। सी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट कीजिए, क्या रिजल्ट है बताओ, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर को बी वेक्टर से, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। यही समीकरण नंबर 3 है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ज्ञात करना है। हम करेंगे क्या, फर्स्ट में सेकेंड जोड़ेंगे और सेकेंड में हम थर्ड जोड़ देंगे, यानी फर्स्ट में सेकेंड और सेकेंड में थर्ड, यानी तीनों को हम जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ए डॉट बी लिखिए कि बी डॉट ए लिखिए, यानी ए डॉट बी लिखिए कि बी डॉट ए लिखिए, बात बराबर है। बी डॉट सी लिखिए कि सी डॉट बी लिखिए, बात बराबर है। ए डॉट सी लिखिए कि सी डॉट ए लिखिए, बात बराबर है। बताइए ए डॉट बी कितना आया, 1। ये भी बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, 2। एक 2 ठो आया, रिजल्ट हुआ ए डॉट बी और जोड़ ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, 2 ए डॉट बी हो गया, जोड़ ए डॉट सी यहां भी, ए डॉट सी यहां भी, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं, यानी 2 हो गया ए डॉट सी। आप तीनों को जोड़ रहे हैं तो समान जाति वाला को एक जगह, बी डॉट सी यहां भी, बी डॉट सी यहां भी, चूंकि सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं, 2 बी डॉट सी और 0 प्लस 0 प्लस 0, रिजल्ट 0 ही हो जाएगा। आप देखिए 2 कॉमन लेंगे, रिजल्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जोड़ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जोड़ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0/2। क्या रिजल्ट होगा, 0। यही हो जाएगा समीकरण नंबर ए। इसको यहां तक थोड़ा सा उतार लीजिए, अब काम बन जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान निकालना है, ठीक है। उतार लिए। अब आपको निकालना है किसका मान बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है। इसको मान निकालने के लिए हम सिखाए थे, ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले, इसका स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपको याद होगा कि ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसी को ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिखा जाता है, यानी मॉड हटा के ब्रैकेट दे के स्क्वायर, तो मॉड हटा के ब्रैकेट दे के स्क्वायर लिखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में, यानी 2 क्लास पीछे, यानी आप लोग बचपन में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग बचपन में जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते होंगे कि ए स्क्वायर, उसी तरह यही इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। बचपन में ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए लिखते थे, लेकिन यहाँ ए बी जोड़ बी सी प्लस सी ए नहीं लिखेंगे। यहाँ ए बी के बदले में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जोड़ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जोड़ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे। ए बी जोड़ बी सी प्लस ए सी ना, यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ वेक्टर ने लगा हुआ है इसीलिए बीच में डॉट दे देंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर, ए बी बचपन में लिखते थे ए बी जोड़ बी सी प्लस सी ए, लेकिन यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसा कि आप लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर में भी करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं। अब देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी डॉट, इसका मान 0 आया था। ख्याल है कि इसका मान कितना आया था? 0। समीकरण नंबर ए जो हम लोग लाए थे कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को जोड़ के ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान 0 लाए थे इससे पहले वाला में। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या समझे? ए स्क्वायर मतलब क्या समझे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 दिया है, इसका मतलब ए का मान 1 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही ए कहते हैं, ए का मान 1 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को ही बी कहते हैं, बी का मान 2 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इसी को सी कहते हैं, सी का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। ए का मान 1, चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही ए कहते हैं, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। यानी रिजल्ट आपका आ जाएगा 9 4 13 1 14 आ जाएगा। यानी किसका? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होगा? √14 हो जाएगा। यही निकालना था, बहुत हल्का सवाल है, उतारिए। चलिए यही था आपका 7 नंबर सवाल। सेवन नंबर के बाद है 8 नंबर, और 8 नंबर ही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। 8 नंबर क्योंकि बहुत बता दिए आज, बहुत सारा समय ले लिए। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर such that वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है। आपको यह बात दिया गया है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब समझे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 और सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वेक्टर इक्वेशन दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ये वेक्टर इक्वेशन दिया है। और जब कभी भी वेक्टर इक्वेशन दिया हो, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी लिख लीजिए पॉइंट देके कि जब कभी लिखिए पॉइंट देके लिखिए कि जब कभी वेक्टर इक्वेशन दिया हो तो अपने जरूरत के अनुसार मॉडुलस स्क्वायर ये सब हम कर सकते हैं। लिखिए जब कभी वेक्टर इक्वेशन दिया हो अपने जरूरत के स्क्वायर मॉडुलस कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो 0 वेक्टर का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसका स्क्वायर अभी तुरंत आपको हम सिखाए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर है ना, ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी जोड़ सी डॉट ए बड़ा। चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर 0 स्क्वायर और इसी को आप लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को याद कीजिए, ए बी बी सी सी ए लिखते थे, यहां लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ए वेक्टर मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, इसको लेमडा मान लेंगे, इस रिजल्ट को लेमडा मान लिए, ठीक है। बाद में लेमडा का मान पुट कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मान 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मान 1, चूंकि यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है एबीसी, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। प्लस 2 लेमडा बराबर 0, यानी 3 प्लस 2 लेमडा बराबर 0, 2 लेमडा बराबर -3, लेमडा का मान -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी रिजल्ट को ना आप लोग लेमडा माने थे, यानी इसका रिजल्ट -3/2 हो गया, यानी ए डॉट बी जोड़ बी डॉट सी जोड़ सी डॉट ए, इसी को लेमडा माने थे और इसी का रिजल्ट आपका -3/2 हो गया, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मैग्नीट्यूड 1 क्यों हुआ, चूंकि एबीसी यूनिट वेक्टर है। हमको पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगर बहुत अच्छा से समझ गए होंगे लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपके हर एक फ्रेंड को पता चले कि टेंशन फ्री क्या चीज है, ठीक है। तो आज आपको यहां तक सिखा दिए, आज 8 सवाल बताए। 8 सवाल को अगर आप सच्चे मन से अध्ययन करते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, सच्चे मन से हमको प्यार करते हैं, तो आज आप लोग 8 सवाल को 2-2 बार बना के जरूर सेंड कीजिएगा। यानी सच्चे मन से आप अगर टीचर का आदर करते हैं, सच्चे मन से अपने मम्मी पापा को मानते हैं, तो आपको अपने मम्मी पापा का सौगंध है कि 8 सवाल को 2-2 बार बना के जरूर सेंड कीजिएगा। हम आपका वेट करेंगे, हम जानते हैं आप जरूर बना के सेंड कीजिएगा। और जितना थ्योरी आपको बताया उसको दोबारा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, लिख के भी भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय महाकाल, वेल डन।